पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 मैं ये लिख देता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और ये एक तरह की मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है। और ये फैक्ट हमारे सामने रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करके आया है। तो इसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ ग्रुप्स में एलिमेंट्स के साथ क्या कुछ हो सकता है। कोई भी ग्रुप पीरियोडिक टेबल में एक कॉलम से जाहिर किया जाता है, जैसे कि ये वाला ग्रुप। तो मैं इसी से शुरू करूंगा क्योंकि इसका एक ख़ास नाम है और ये ग्रुप नोबल गैसेस कहलाता है। तो जब आप इस ग्रुप में नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो इनमें सबसे ख़ास बात क्या होगी, क्या बात मुश्तरक होगी, कॉमन होगी इस पूरे कॉलम में एलिमेंट्स में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये किसी भी कॉलम के हर एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। और हमने ये खासी तफसील से मालूम किया था। तो ये कॉलम राइट वाला ये अल्कली मेटल्स है। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और मैंने ये भी बताया था कि सिर्फ हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये आम तौर पर मेटल फॉर्म में नहीं होता और ये इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाने के लिए इतना बेचैन भी नहीं होता जितने इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। और ये कि जब केमिस्ट्री में मेटल जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितना ज़्यादा बेचैन या बेकरार है। आम जिंदगी में हम मेटल्स को चमकदार और ऐसा समझते हैं जिनमें से बिजली आसानी से गुजर सकती है, लेकिन पीरियोडिक टेबल का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ये वाला कॉलम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन सब के सबसे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन याद रहे कि हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन इस शेल में रखना चाहता है, सबसे बाहर वाले शेल में। तो इन वालों को 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इनको 7 और इनको 6। तो कौन इन्हें इतने सारे इलेक्ट्रॉन देगा? ये वाले, ये पहले ही 8 पूरे करने के करीब हैं। ये क्यों देने लगे? लिहाजा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड वाले एटमों के लिए इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है। इन्हें तो सिर्फ एक देना है, खासकर हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे एलिमेंट्स में। तो जब आपके पास देने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो तो ये 7 लेने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान होगा। इसीलिए ये इस तरफ वाले एलिमेंट्स मुश्किल ही से एलिमेंटल स्टेट में पाए जाते हैं। और जब मैं एलिमेंटल स्टेट कहता हूँ तो इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि लिथियम, बल्कि सोडियम और पोटेशियम। इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अगर ये आपको मिले तो शायद ये पीरियोडिक टेबल में इस तरफ इस वाले ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ होंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेचैन है और वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो इसीलिए इन दोनों ग्रुप्स वाले एलिमेंट्स के आपस में रिएक्ट करने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बहुत रिएक्टिव है, लेकिन इतने रिएक्टिव नहीं जितने के अल्कली मेटल्स हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि मैं अल्कली मेटल्स में ये मैजिक नंबर 8 हासिल करने के बहुत करीब हैं और ये वाले इनके मुकाबले में थोड़े से दूर हैं, तो इन्हें कुछ ज़्यादा पुश की ज़रूरत होगी। और इन वालों को क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देना है, लिहाजा इनका काम ज़्यादा आसान होगा। तो हमने ये सीखा कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन सब वालों, जिनको मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहता हूँ, इनको आप इलेक्ट्रॉन शामिल करें तो वो पिछले शेल में जाएंगे, यानी पिछले डी शेल में। तो इन सब के लिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब में 2, चौथा पीरियड है ये। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल यही होगा और इनके ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी पिछले 3d ऑर्बिटल में होंगे। तो इन सब में भी से 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह ये भी कहने में क्या हर्ज है, खुश रहने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। और मैं इस बारे में कुछ इस तरह सोचता हूँ कि शायद हकीकत में ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन कि इन वालों के पास इलेक्ट्रॉन्स की एक लंबी बेंच है। तो अगर ये इस पर से इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को गिरा सकें, ड्रॉप कर सकें, तो अगर मैं जैसे आयरन की बात करता हूं तो आयरन में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह। तो अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बेंच से गिरा दें तब भी इनके पास रिजर्व में इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो डी सब शेल में होंगे, यानी पिछले वाले शेल के डी सब शेल में। तो अगर आयरन अपने 4s2 इलेक्ट्रॉन्स गिरा दे तब भी इसके पास 3d में इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इन्हें रिप्लेस कर सकेंगे। मैं हर चीज़ को कोटेशन मार्क में लिख रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए चीज़ों को विजुअलाइज करने का एक तरीका है। और ये पॉइंट मैंने इसलिए रेज किया क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स के मामले में
बड़े दानी यानी अतिया करने वाले होते हैं और ये भी रिएक्ट करते हैं। ये भी कहते हैं हे मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे दो इलेक्ट्रॉन ले लो, और ये एटम कहते हैं हमारा डी सेल सब शेल भरने के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन्स बाकी बचे हैं, जो चाहे ले जाए। तो ट्रांजिशन मेटल्स में यही होता है, और खासकर मेटल्स वाले ग्रुप में इस ग्रुप में ज़्यादा होता है। ये नीले वाले में रंग में ये मैंने इसको दिया, ये वाला इसके पास देने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के भी अलावा अपना डी सब शेल भरने के बाद भी, और ये ऐसा खास तौर पर एलिमेंटल फॉर्म में करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ा सारा ब्लॉक है जिसमें एल्यूमिनियम ये रहा, ये दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करने का कुछ ज़्यादा शौकीन नहीं होता। तो फर्ज कीजिए कि हमारे पास एल्यूमिनियम का एक बंच है जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एल्यूमिनियम कहता है कि मेरे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन साथ ही मेरे पास ये डी सब ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मगर मैं इन्हें दूसरे एल्यूमिनियम एटम्स के साथ ही शेयर करूंगा। यानी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में ये सब साथ साथ होंगे। तो जब मैंने सी ऑफ एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन्स कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एल्यूमिनियम एटम्स के बीच वाली जगह में कहीं हैं। लेकिन चूंकि एल्यूमिनियम एटम्स ने ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, तो ये इनकी तरफ भी अट्रैक्ट होते रहेंगे। यानी जैसे कि ये एल्यूमिनियम प्लस एटम हुआ जिसने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हुए हैं। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं बना रहा, ये तो बस समझाने के लिए है। और इसीलिए मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट भी करते हैं। और वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी मुसलसल हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को मुसलसल हरकत में रखने के लिए आपके पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसलिए मेटल के तारों में से बिजली आसानी से गुजर जाती है। इन सब में सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। हमारे प्लैनेट पर सबसे अच्छा कंडक्टर यही है, लेकिन इसे वायरिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कॉपर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सिल्वर के मुकाबले में कॉपर ज़्यादा मिलता है और सस्ता पड़ता है। लेकिन बहरहाल सिल्वर ही बेहतरीन कंडक्टर है। तो जब आप किसी ऑर्बिटल को पूरा भर लेते हैं तो वो खासा स्टेबल हो जाता है। तो इन्होंने अपना डी ऑर्बिटल पूरा भर लिया है, लेकिन शायद इनके डी ऑर्बिटल्स पूरे नहीं भरे हैं। मगर ये सब मेरा इंट्यूशन है, मैंने इसे साबित करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मैं तो सिर्फ आपको ये सेंस देना चाह रहा हूं कि मेटल्स किस तरह कंडक्ट करते हैं। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और ये वो हैं जिन्हें असल मेटल्स कहा जाता है। तो इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें मेटल्स के मुकाबले में ओवरऑल प्रॉपर्टीज कम दर्जे की मेटालिक होती हैं। लेकिन मेरे नज़दीक ये फ़र्क कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। जब मैं ऑर्बिटल्स मेटल्स के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जहन में मेटल की हैसियत से आयरन का नाम आता है, सिल्वर का भी और कॉपर का भी और गोल्ड का भी। तो मेरे ख्याल में इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहना बहुत नाइंसाफी है। मगर क्या करूं कि केमिस्ट्री में एल्यूमिनियम को आयरन से ज़्यादा मेटल समझा जाता है। ये एलिमेंट्स यहाँ, सॉरी मैं ग्रुप्स के टॉपिक से हट गया। तो यहाँ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, 5, 6, 7 तो इन सब में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके लिए इलेक्ट्रॉन्स लेने से ज़्यादा आसान काम इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देना है। मगर अब या किसी और केस में, मसलन जैसे कि बोरॉन के केस में, जहां ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर सकता हो, जो बज़ाहिर मुश्किल लगता है, मगर उमूमन इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है। इसी तरह यहाँ मेटल ग्रुप वाले एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन देना और भी आसान होता है। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मेटल्स से ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे। मसलन ये लेड, इसमें ये मेटल है, हालांकि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इसलिए है क्योंकि इसका एटम इतना बड़ा है कि इसके शेल्स भी बहुत बड़े और न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को एटम से निकाल बाहर करना भी बहुत आसान होता है। तो मसलन आप जब इस कॉलम में ऊपर कार्बन पर जाएंगे तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, मगर वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा करीब हैं, इसलिए इन्हें निकाल बाहर करना भी मुश्किल है। इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि ये इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा किसी दूसरे एटम से, लेकिन इन दूसरे वालों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से इतने दूर हैं कि इनसे छुटकारा पाना और 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली स्टेबल स्टेट में आना इनके लिए ज़्यादा आसान होगा। और अब ये वाला हिस्सा नॉन मेटल्स का है। ज़्यादातर रिएक्शंस में इनके लिए इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने का इम्कान ज़्यादा है, और ये पीली वाली कैटेगरी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ख़ास तौर पर एल्कली मेटल्स के साथ, जबकि खुद इन्हें हैलोजेंस कहा जाता है। आपने शायद हैलोजन लैंप्स के बारे में सुन रखा हो, और इन्हें ऐसा कहने में कोई गलती नहीं, क्योंकि इन लैंप्स में हैलोजेंस ही इस्तेमाल किए जाते हैं।
हो सकता है कि मैं फ्यूचर में हैलोजेंस पर भी कोई वीडियो करूं। और आखिर में ये रही नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में क्या खास बात है, इनके सबसे बाहर वाले शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिवाय इस हीलियम के, इसमें 2 होते हैं। हीलियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, लेकिन बाकी सारों में जैसे इस वाले नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और तो ये खुश है। आर्गॉन का मामला भी ऐसा ही है, इसका आउटर मोस्ट शेल 3s2 और 2p6 होगा। क्रिप्टॉन में 4s2 और 5p6, जबकि इसमें 3d इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो एक शेल पीछे भरे जाएंगे। मगर इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो ये खुश हैं, इनके पास रिएक्ट करने का कोई इंसेंटिव ही नहीं। तो ये दूसरे एटम से कहते हैं कि भाई आप लोगों ही केमिकल रिएक्शंस वाला ये क्रेजी गेम खेलते रहिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। और इसी वजह से ये एलिमेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव। तो शायद आपको याद हो कि पुराने वक्तों में ग्राफ ज़ेपलिन और जैसी दूसरी बड़ी एयरशिप्स बहुत मशहूर थी। तो उस ज़माने में हिंडनबर्ग की एयरशिप्स में हाइड्रोजन इस्तेमाल की जाती थी, और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस है, बल्कि वो बहुत तेज़ी से जल उठती है, इतनी तेज़ी से के धमाके से फटती हुई लगती है। इसीलिए आजकल बच्चों के गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है और बहुत अनरिएक्टिव है, इसीलिए इसके धमाके से फट पड़ने का भी कोई चांस नहीं होता। खैर, मेरा ख्याल है कि मेरी ये वीडियो अब पूरी हो चुकी है। अगली वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल की भूल भुलैयों के बारे में और बात करेंगे। आपका शुक्रिया।